हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। यह जो टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न हर एक एग्जाम, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, सभी में इनसे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो थोड़ा कठिन है, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आज हम लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि उस सरलतम वे में समझ में भी आए और याद भी हो जाए। इससे रिलेटेड थ्योरी का क्लास आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर थ्योरी का क्लास देख सकते हैं, और कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे हम लोग यहाँ पे हल करते समय कुछ जो नए नए बिंदु आएंगे उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। यह जो परिभाषा है वह क्रोमर के द्वारा दिया गया था। जो ऑप्शन नंबर सी में है, क्रोमर के द्वारा इन्होंने कहा था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह जो परिभाषा क्रोमर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 में कह रहा है कि ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह जो ग्रेसम का नियम है यह किससे संबंधित है, यह प्रचलन के मुद्रा से संबंधित है। तो आखिर इन्होंने प्रचलन के मुद्रा में क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि एक ही धातु के सिक्के एक ही अंकित मूल्य के किंतु विभिन्न तौल एवं धात्विक गुणधर्म के साथ ही प्रचलन में रहते हैं, तो बुरा सिक्का अच्छे सिक्के को प्रचलन से बाहर करता है और अच्छा सिक्का कभी भी प्रचलन से जो बुरा सिक्का को बाहर नहीं करता है। यानी इन्होंने कहा था कि जो एक ही धातु और सिक्के के जो अंकित मूल्य होते हैं उसी तरह के, यानी तरह से डुप्लीकेट कहिए, वह क्या होते हैं, वह तो तौल और धात्विक गुण से अलग होते हैं, लेकिन जब वह प्रचलन में आते हैं तो बुरा सिक्का क्या करता है, अच्छे सिक्के को बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का बुरे सिक्के को बाहर नहीं कर पाता। इन्होंने यही मुद्रा के प्रचलन से रिलेटेड संबंधित नियम दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 में, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य कौन नहीं है। मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थिरीकरण। तो पहले आपको समझना होगा जो क्या है मुद्रा का कार्य है वह मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इसे आप जब एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे उसमें मुद्रा के जो कार्य दिया हुआ है वह 3 प्रकार में विभाजन किया गया। कौन कौन 3 प्रकार है। पहला का प्राथमिक कार्य है, दूसरा द्वितीयक कार्य जिसे गौण कार्य, और तीसरा आकस्मिक कार्य में विभाजित किया गया। जो प्राथमिक कार्य में है उसमें विनिमय के माध्यम यानी मूल्य का मापांक यह प्राथमिक कार्य के रूप में मुद्रा का कार्य में दिया हुआ है। और द्वितीयक कार्य, जो द्वितीयक कार्य है उसमें से क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, मूल्य का संचय यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक, उसके बाद मूल्यों का हस्तांतरण, ये आपको मूल्यों का संचय, मूल्यों का हस्तांतरण, ये आपको द्वितीयक या गौण कार्य में देखने को मिलेगा जो मुद्रा के कार्य है। और आकस्मिक कार्य है, एक आकस्मिक कार्य है जिसमें साख का आधार आ जाएगा, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार आ जाएगा, पूंजी की गतिशीलता में सहायक, ये सभी आ जाएगा आकस्मिक कार्य में। तो ध्यान में रहे, अगर इनके अलावा कभी कभी ऑप्शंस में क्या दे दे, जैसे मूल्य का मापन है, मूल्य के मापन के आधार पर प्राथमिक जो कार्य है वह मुख्यतः 2 से 3 है, जिसमें विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, तो मूल्य का मापक के को आ गया ऑप्शंस में। हो सकता है अगला ऑप्शंस में आपको विनिमय का माध्यम दे दे तो वह भी मुद्रा के कार्य में आएगा। और द्वितीय कार्य में हम लोगों ने क्या देखा, मूल्य का संचय, जिसे हम लोग स्टॉक वैल्यू कह सकते हैं। तो मूल्य का संचय का मतलब क्या हो गया कि वह मुद्रा जो क्या हो, मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है, तो सहज ही मूल्य के भंडार का कार्य भी करने लगता है। जैसे उसको मानते हैं तो मूल्य का भंडार के रूप में भी काम करने लगता है। वही मुद्रा धारक के पास समानतः क्रय शक्ति का भंडार होता है, जिसे वह कभी कभी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने पर व्यय कर सकता है। यही होता है मूल्य का संचय, कि जब हम उसको क्या करते हैं, इकाई और भुगतान के माध्यम मान लेते हैं, तब वह सहज ही क्या हो जाता है, मूल्य का भंडारण हो जाता है, और जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कभी कभी वस्तुएं सेवाएं खरीदने में व्यय करते हैं। तो इस तरह से मूल्य का संचय वो करता है। और मूल्य का हस्तांतरण यह भी क्या है, द्वितीयक कार्य में आता है। यही मूल्य का स्थिरीकरण, यह मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य में नहीं आता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 में कह रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की जाने की प्रवृत्ति है वह क्या कहलाती है। मतलब शीघ्र पलायन करता है। देखिए, जब हम पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार, तो मुद्रा के जो प्रकार होते हैं वह
दो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग समझेंगे जो मुद्रा के प्रकार है उसको दो भागों में बांटा गया। पहला कौन है, वास्तविक मुद्रा, और दूसरा स्वीकार्य मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा को दो भागों में बांटा गया, एक धात्विक मुद्रा और एक कागजी मुद्रा। तो धात्विक मुद्रा जो धातु से बना होता है, और जो कागजी मुद्रा जो जिसमें कागज का अंकित होता है, जैसे जितने भी नोट हो गए। उसके बाद स्वीकार्य मुद्रा, जो स्वीकार्य मुद्रा वह भी दो प्रकार से होता है। कौन कौन, एक वैध मुद्रा और एक ऐच्छिक मुद्रा। तो वैध मुद्रा में कौन आते हैं, वो सीमित वैध मुद्रा और असीमित वैध मुद्रा। सीमित वैध मुद्रा मतलब जैसे एक पैसा से लेकर 25 पैसे के सिक्के का उपयोग केवल आप 25 रुपये तक का भुगतान करने में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सीमित वैध होता था कि आप सीमित रूप में इस सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं, वो सीमित हो गया। असीमित हो गया, जैसे नोट हो गया 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, उसको असीमित आप कितना भी रुपया पे करने में पे कर सकते हैं। तो वो हो गया वैध मुद्रा का असीमित वैध मुद्रा। तो उसके बाद ऐच्छिक मुद्रा, बैंकिंग मुद्रा और साख मुद्रा। बैंकिंग मुद्रा में वही चेक डिमांड, जो भी बैंक से रिलेटेड जो चेक आपको बैंक देती है वह भी आप किसी को देते हैं, तो वह भी एक मुद्रा का कार्य होता है। उसके बाद साख मुद्रा में क्या हो गया, कोई विनिमय पत्र हो गया जो आप लिए हुए हैं, सरकार का प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ये सभी आ गया। और उसी में से कुछ अन्य मुद्रा होता है। जो अन्य मुद्रा है उसमें से दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, घर मुद्रा, ये सभी आता है। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी बोलते हैं। तो हार्ड करेंसी क्या होता है, वह मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो, आपूर्ति की तुलना में मांग कम हो, मांग आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो, आपूर्ति कम हो रहा और मांग अधिक हो, वह दुर्लभ आएगा। सुलभ सॉफ्ट करेंसी, कोई सी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में क्या हो, मांग कम हो, यानी उसका आपूर्ति ज़्यादा रहता हो, मांग नहीं हो, तो वह हो जाएगा सॉफ्ट करेंसी। और स्वर्ण मुद्रा तो ये अलग ही हो गया, ये मुद्रा में नहीं आता। गर्म मुद्रा ये हॉट करेंसी होगी। यही हॉट करेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति रहता है, यानी इसकी लिक्विडिटी बहुत अधिक होती है। खासकर जितने भी विदेशी मुद्रा होते हैं वह हॉट मनी में आते हैं, यानी वो तुरंत क्या हो जाता है, पलायन हो जाते हैं, जैसे शेयर बाजार में लगी विदेश मुद्राएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्म मुद्राएं। आशा करते हैं आपको दुर्लभ मुद्रा, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी और हॉट मनी समझ में आया होगा। आगे चर्चा होगी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हवाला क्या है। देखिए हवाला क्या है, हवाला वह होता है जो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार करता है, यानी बिना सरकार को टैक्स दिए छिपाकर इधर उधर लेकर जाता है, वही होता है विदेशी मुद्रा, हवाला कहलाता हुआ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखिए हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि हार्ड करेंसी क्या होता था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वह मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में क्या हो, मांग अधिक हो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए को पढ़िए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तो उसका आपूर्ति क्या हो, मांग की अपेक्षा कम होती ही हार्ड होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, मांग की अपेक्षा आपूर्ति क्या होगा, कम होगा, मांग ज़्यादा होगा, तो वह हार्ड करेंसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त हो जाएगा। बी में देखिए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, तो जिसका आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, तो वह सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा। सी में क्या हुआ, मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग दोनों स्थिर है, कोई मुद्रा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा और बी सॉफ्ट मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉफ्ट करेंसी। अब आगे सॉफ्ट करेंसी क्या हम लोगों ने कहा था कि सॉफ्ट करेंसी वह करेंसी होता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता, आपूर्ति की तुलना में मांग कम होता है, यानी आपूर्ति उसका पर्याप्त मात्रा में होता है, मांग उतना नहीं होता, तो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए 8 में वो अब कह रहा है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता उसे कहते हैं। कह रहा है कि वह कौन सा मुद्रा होता है जिसे कानूनी तौर पर उसे मना नहीं करता, उसे कहते हैं विधि ग्राह्य मुद्रा। अब देखिए विधि ग्राह्य मुद्रा क्या होता है, इसी को स्वीकार्य मुद्रा कहते हैं। तो विधि ग्राह्य मुद्रा हो गया जो दूसरे भाषा में उसको स्वीकार्य मुद्रा में हम लोग को देखे थे ना, सीमित वैध मुद्रा और असीमित वैध मुद्रा। तो हम लोग पहले जानेंगे कि मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया, मुद्रा को 4 भागों में, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, वास्तविक मुद्रा और स्वीकार्य मुद्रा। वास्तविक मुद्रा में कौन कौन आते हैं, धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा। धात्विक में जो धातु से रिलेटेड करेंसी होते हैं वो धातु में आ जाएंगे, और कागजी में जो कागज से रिलेटेड हो जाएंगे। और वास्तविक मुद्रा में, वास्तविक नहीं, स्वीकार्य मुद्रा में कौन कौन हो जाएंगे, स्वीकार्य मुद्रा में वैध मुद्रा हो जाएंगे और ऐच्छिक मुद्रा हो जाएंगे। तो वैध मुद्रा में कौन होंगे, सीमित वैध मुद्रा और असीमित वैध मुद्रा। तो वही सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा को ही क्या कहते हैं, सीमित वैध मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है।
जिसको हम लोग दूसरे टाइप से स्वीकार्य मुद्रा भी कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, विधिग्राह्य मुद्रा उसे क्या कहते हैं, जो लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करे वह विधिग्राह्य मुद्रा होता है। यह ऐसा मुद्रा होता है जिसको आप कानूनी तौर पर सरकार तथा जो नागरिक है दोनों ऋण को चुकाने में उपयोग कर सकती है। अगर ऐसा नहीं करने पर अगर कोई मनाही करता तो वह दंड के योग्य होता है, वही विधिग्राह्य मुद्रा होता है। तो वही विधिग्राह्य मुद्रा कहिए या फिर वैध मुद्रा भी कह सकते हैं आप। तो वैध मुद्रा हम लोगों ने देखा था 2 टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में करा 9 में सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। अब सस्ती मुद्रा हम से क्या अभिप्राय है, तो अब इस चीज़ को समझिए। कह रहा है कि देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना। हाँ, एक इसका यह भी अर्थ दे सकता है कि मुद्रा सस्ती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है, वह आसानी से उपलब्ध है, इसलिए वह सस्ता है। अगर यही इसका डिमांड ज़्यादा होता तो वह क्या होता, उतना आसानी से सुलभ नहीं होता। बी में पढ़िए, देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। यह ऐसा तो है नहीं कि सस्ती मुद्रा है तो कम दर पर उपलब्ध होना, इसका कोई तात्पर्य है नहीं। देश में उद्योगों, व्यवसाय, उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज पर, ऐसा भी नहीं है। तो इसका पर्याप्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। और डी भी नहीं होगा क्योंकि विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व सापेक्ष में सस्ते उपलब्ध होना। तो यह भी नहीं कह सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व में सापेक्ष होना सस्ती मुद्रा, ऐसा नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है वो सस्ती मुद्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त हो जाएगा। 10 में देखिए, किन देशों को प्रायः हार्ड करेंसी होती है, किन देशों की मुद्रा। अब देखिए कौन सा देश का हार्ड करेंसी होता है, पहले हार्ड करेंसी हम लोग समझेंगे। तो यह जो हार्ड करेंसी कहाँ से निकल गया है, मुद्रा के प्रकार से निकल के आया है। जो मुद्रा के प्रकार हम लोगों ने देखा था 2 प्रकार, एक वास्तविक मुद्रा और एक स्वीकार्य मुद्रा, और उसके अलावा एक अन्य मुद्रा होता था जिसमें हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी और हॉट मनी हम लोगों ने देखा था। वही है हार्ड करेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में क्या हो, मांग अधिक हो, वह होता है हार्ड करेंसी। यह मुख्यतः विकसित देशों में देखने को मिलता है, जैसे अमेरिकी डॉलर। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 11 में, भारत का विधिग्राह्य मुद्रा। अभी हम लोगों ने देखा था विधिग्राह्य मुद्रा का मतलब क्या हो गया, विधि मुद्रा, वैध मुद्रा, जिसको स्वीकार किया जा सके। तो भारत का वैध मुद्रा क्या है, वह रुपया है, जिसको समाज, नागरिक और सरकार दोनों अपने ऋण का भुगतान करने में उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में, सही कथन है। क्या सही कथन है, कह रहा है 1 में, वह मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाता है। बिल्कुल सही है कि वह मुद्रा जो शीघ्र पलायन की उसमें गुण होता है वह हॉट मनी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाता है। यह गलत है, आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होता है तो वह हार्ड करेंसी बिल्कुल सही है। जो आपूर्ति कम होगा लेकिन मांग लगातार अधिक रहता है तो वह हार्ड करेंसी होता है, यह सही है। 3 में देखिए, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम होती है हार्ड करेंसी कहलाता है। तो वह मुद्रा जो क्या हो, मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक रहती हो, क्या करा कि वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में क्या हो, कम रहती हो, तो हार्ड करेंसी कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 में कहा था, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहता है सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। यह भी गलत है, कहा कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहता है, जिसका जो आपूर्ति है मांग की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, वह सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। यह सही है। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में जो आपूर्ति है वह अधिक होता है, तो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। 1, 2 और 4। अब देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन हो गया 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। क्या कहलाता है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, वह विमुद्रीकरण कहलाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि विमुद्रीकरण होता क्या है। तो देखिए विमुद्रीकरण वह परिस्थिति है जिसमें क्या होता है, सरकार जो मतलब जो मुद्रा पुरानी मुद्रा होता है उसको समाप्त कर नई मुद्रा जारी करता है।
जब कौन सा परिस्थिति में होता है, जब मुद्रास्फीति संकटपूर्ण अवस्था में हो, उस अवस्थिति में किया जाता है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था, 2016 को रात्रि में 8 बजे उनके द्वारा घोषणा किया गया था। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज से 500 रुपया और 1000 का नोट बंद होता है। तो यह मुख्यतः काले धन से छुटकारा पाने के लिए उसके संबंध में किया जाता है, और जो जाली नोटों का कारोबार होता है उसको समाप्त करने के लिए, कर चोरी को रोकने के लिए इन परिस्थिति में विमुद्रीकरण किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जिसका इंग्लिश होता है डिमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अवमूल्यन है। देखिए अवमूल्यन भी एक बार बस समझा देते। अवमूल्यन क्या होता है, जब विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का जब मूल्य कम किया जाता, उसी को हम लोग अवमूल्यन बोलते हैं। हमारे देश में अवमूल्यन अभी 3 बार हुआ है। कौन कौन? 1949 में, कब? जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार होती है। 1991 में सीवी चंद्रशेखर के टाइम में होता है। अब मुद्रा संकुचन क्या हो गया? मुद्रा संकुचन हो गया मुद्रा अस्फीति, यानी मुद्रा का इसमें संकुचन होता है, यानी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और जो वस्तुओं का मूल्य होता है उसमें गिरावट आ जाती है। मुद्रास्फीति क्या हो गया? मुद्रास्फीति वह स्थिति होता है जिसमें मुद्रा का मूल्य कम जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। वो आगे हम लोग को देखने को मिलेगा इसको। नेक्स्ट देखिए 14 में, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? वह थे जेबी से। इसका फुल फॉर्म होता है जेबी से, यही थे। माल्थस नहीं थे, रिकार्डो नहीं थे, पिगागो को नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। अभी हम लोगों ने देखा था मुद्रा संकुचन। तो मुद्रा संकुचन का मतलब होता क्या है? मुद्रा संकुचन जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफ्लेशन कह सकते हैं, उसी को होता मुद्रा विस्फीति भी हम लोग कहते हैं। तो मुद्रा संकुचन में क्या होता है, डिफ्लेशन में, इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो मुद्रा का मूल्य होता है वह बढ़ जाता है, यानी मुद्रा का मूल्य का बढ़ जाना तथा वस्तुओं का मूल्य घट जाना, यह मुद्रास्फीति कहलाता था। मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल और सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात में कमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी आना। तो सी नंबर पर्याप्त लग रहा है। करा माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में क्या होना, मुद्रा की पूर्ति में कमी आना। मुद्रा की पूर्ति मतलब क्या होना, हमने क्या बताया कि मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु का मूल्य घट जाता है। तो मुद्रा का मूल्य क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मुद्रा की जो पूर्ति होती है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो स्वाभाविक सी बात है उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो यह एक अर्थ निकलता है, माल सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाना, कमी हो जाना। ये मुद्रा की पूर्ति के कारण, कमी के कारण उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन सी पर्याप्त है। तो देखिए अर्थ को बिल्कुल समझिएगा, मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन जो है वो आपको क्या करेगा, घुमा घुमा के देगा। कभी मुद्रा के मूल्य से पूछ देगा, कभी माल एवं सेवाओं से तुलना कर कर उसका ऑप्शन देगा। तो अगर आप अर्थ को समझ गए हो क्या वो कहना चाह रहा है तो कभी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में, निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में। तो देखिए सबसे पहले बात हम लोग को समझना होगा कि जो मुद्रा आपूर्ति है यह होता क्या है, उसे समझेंगे। तो मुद्रा आपूर्ति वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, किसी देश में निश्चित समय पर सभी प्रकार के मुद्राओं के कुल योग को मुद्रा की आपूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी देश में निश्चित समय पर जो सभी प्रकार के मुद्राओं के कुल योग व मुद्रा की आपूर्ति को क्या कहा जाता है, मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं जो सरकार के पास और जनता के पास मुद्राओं के कुल योग को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। इसका जो मापांकन है, उसका जो नियंत्रण है, वह नियंत्रण में कौन कौन सहायक नहीं है। अब इसको मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण किस माध्यम से किया जाता है, तो उसके विभिन्न माध्यम है। पहला कौन कौन माध्यम है, एक ये आपूर्ति के हाँ मौद्रिक माध्यम है, और दूसरा क्या है, स्वीकार्य माध्यम है। मौद्रिक माध्यम, जिसमें मौद्रिक माध्यम में हम लोग को देखने को मिलेगा क्या, ये मुद्रा को किस प्रकार हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। और तो कह रहा है इसमें कौन कौन सा सहायक नहीं है। मुक्त बाजार नीति, तो देखिए मुक्त बाजार नीति यह कब उपयोगी होता है, आगे बढ़िए। मुद्रा आरक्षित अनुपात, मुद्रा का जो आरक्षित अनुपात है वह कब होता है। बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन। तो हम लोग अभी समझे कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के जो उपाय हैं, मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में मुख्यतः मुद्रा की मात्रा के नियंत्रण की बात की गई, तो उसके बाद साख नियंत्रण की बात की गई है,
वही जब साख नियंत्रण में बात की जाए तो बैंक दर की जो नीति है उसमें भी क्या किया गया, जो बैंक दर का, जिसे मुद्रास्फीति के नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण है, तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण को बैंक दर नीति के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, मुक्त बाजार नीति के द्वारा। नहीं, वो जो हम आपको बता रहे थे अभी, वह मुद्रास्फीति के नियंत्रण था, यह मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण का कार्य नहीं था। ठीक है, तो यह ध्यान में रखेंगे। तो मुद्रा आपूर्ति का जो कहा गया है कि जो आपूर्ति में सहायक नहीं है, वो कौन कौन से, एक बार चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मुद्रा आपूर्ति, अभी हम लोगों ने समझा कि मुद्रा आपूर्ति क्या होता है। मुद्रा आपूर्ति हम लोगों ने देखा कि किसी देश में निश्चित समय पर सभी प्रकार के मुद्राओं के कुल योग को मुद्रा की आपूर्ति कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं सरकार या बैंकों की मुद्रा का वास्तविक आपूर्ति ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। और पहली बार इसका जो ज्ञात करने का तरीका मार्क चैंडलर के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आरबीआई अपना एक आयोग का गठन करती है, फिर दूसरे आयोग का गठन करती है, जो क्या करती है, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी को लेकर आती है, M1 M2 M3। तो वही नियंत्रण में सहायक नहीं, जिसमें बैंक दर नीति, वह बैंक दर नीति भी सहायक है, मुद्रा आरक्षित अनुपात यह भी सहायक है, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन यह भी सहायक है। तो मुक्त बाजार नीति यह इसमें सहायक नहीं है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाता है। क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाए। हम लोग क्या बताया कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, तो ये मुद्रास्फीति होती है। जब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का वह भी कम हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, ऋणी जो ऋण होता है उसको लाभ अत्यधिक मिलता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, देना कम पड़ता है। यह भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है, मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसको होता है, तो ऋणी को होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 में, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है। देखिए, एक वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है। दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी की दर दोनों उच्च हो जाती है। कभी कभी मंदी की जगह बेरोजगारी भी दीजिएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की, मतलब इसमें कीमतों की वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी में भी उच्च दर होती है, मंदी में भी उच्च दर होती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन अभी हम लोगों ने देखा, मुद्रास्फीति। उसके बाद एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या है, जिस प्रकार से हम लोग डिप्रिसिएशन देखे थे, जिसमें वस्तुओं का, टेंजेबल वस्तुओं का जो समय के साथ उसके मूल्य में गिरावट आती है उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। और जो इनटेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल मतलब जैसे गुडविल हो गया, प्रोप्राइटर्स हो गया, इसमें जो समय के साथ गिरावट आती है उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। और एक और होता है जो माइंस होता है, माइंस में जब उसके साथ गिरावट आती है माइंस वाले क्षेत्र में, उसको क्या बोलते हैं, आप आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, प्रचुर। अभी हम लोगों ने बताया कि इसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। जैसे ही मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाएगा, उसका कम हो जाएगा। जो एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मुद्रा का मूल्य जो पहले था कि 5 रुपया था, अब उसका मूल्य में कमी आ गया, कहने का मतलब है। तो अब क्या हो जाएगा, वस्तुएं महंगी हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में, लगातार बढ़ती कीमतें की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह मुद्रास्फीति कहलाती है, जिसमें मुद्रा का मूल्य कमता है और वस्तुओं का मूल्य लगातार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 में, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व के अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर करते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास, परंतु यदि विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। कह रहा है कि यदि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। लेकिन परंतु यदि विफल हो गई, मान लेते हैं कि आप अत्यधिक नोट छाप दिए और नोट छापने के बाद आपने तो एक क्या किया कि जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में आप नोट को छापे, लेकिन जब वह अत्यधिक हो गया, उसमें आप विफल हो गए, तब क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, वह जो स्थिति होगा वह मुद्रास्फीति कहलाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो आप छापेंगे तो मुद्रा का संख्या बढ़ जाएगा, जैसे मुद्रा संख्या उसका मूल्य घट जाएगा और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही देखने को जिम्बाब्वे में मिला था। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि उसमें वहाँ पर अर्थव्यवस्था को सामान्य में लाने के लिए वहाँ पर अत्यधिक
नोटों को छाप दिया गया और नोट छाप दिए के कारण वहाँ पर इतना ज़्यादा आ गया कि लास्ट में वहाँ का अर्थव्यवस्था गिर गया और अमेरिकी डॉलर को लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अत्यधिक हानि होती है? कौन सा दर का सबसे अत्यधिक हानि होती है? हमने बताया कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वह कम हो जाता है और वस्तुओं का रेट बढ़ जाता है। तो जैसे ही जो मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जैसे ही जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो इंटरेस्ट मिलना होता है वह भी कम जाता है। जैसे मान लेते हैं पहले मिल रहा था 6.5% इंटरेस्ट, तो जैसे ही क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा तो वह घटकर 6% हो जाएगा। तो बताइए लाभ किसको होगा, सबसे अत्यधिक हानि किसको होगा? तो हानि तो वह होगा जो देने वाला रहेगा, तो देनदार को हानि हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वह 6.5 में दे रहा था इंटरेस्ट, अब उसको 6 पर देना पड़ रहा है। आइए बैंक को ही ले लीजिए, तो लाभ किसको होगा? वह ऋणी को होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे में देखिए, मुद्रास्फीति में लाभान्वित, तो लाभान्वित कौन होगा? ऋणी होगा, जो पैसा को लिया हुआ है, जिसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट 24 में देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर के एक साथ की स्थिति को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने बताया था कि बेरोजगारी का उच्च दर तथा मुद्रास्फीति की उच्च दर क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। जिसमें दूसरा परिभाषा हम लोगों ने क्या देखा था? मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी की जगह अगर मंदी भी दे दे तब भी वही होगा, मंदी या बेरोजगारी का उच्च दर स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति में पहले आप स्थिति को समझिए क्या होता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है, यानी जो मार्केट में जो पैसा होता है वह थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? सरकारी व्यय में कटौती कर, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि कर, इनमें से सभी प्रकार। तो मुद्रास्फीति को जो रोकने का जो है मापांक है, उसे हम लोगों ने बताया था कि उसे किस प्रकार से रोका जाता है। उसे 2 से 3 प्रकार में मुद्रास्फीति को रोकने का कार्य होता है। कौन कौन था? एक मौद्रिक मूल्य के माध्यम से, मौद्रिक उपाय से माध्यम से, जिसमें हम लोग मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण कर सकते थे। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा था राजकोषीय उपाय से। राजकोषीय उपाय में हम लोग सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा करों में वृद्धि करके, जिसमें प्रत्यक्ष कर पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़िए, सरकारी व्यय में कटौती कर, तो बिल्कुल है सरकारी व्यय में कटौती कर हम लोग कह सकते हैं। मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण सरकारी व्यय पर होने वाली वृद्धि है। इसे कम करने हेतु सरकार को क्या करना चाहिए? अनावश्यक कमी कर देनी चाहिए, तो सरकारी व्यय को कटौती कर हो सकता है। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि कर, प्रत्यक्ष कराधान, कराधान में कर, तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को कुछ नए प्रत्यक्ष कर लगाने चाहिए। इससे पुराने करों की दर में उचित वृद्धि करनी चाहिए ताकि करों का उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो यह दोनों हो जाएगा। दोनों कौन में आ रहा है? यह राजकोषीय उपाय में आ रहा है। उसके बाद है बचत पर बजट। तो जो बचत पर बजट है वह भी आप क्या कर सकते हैं? उस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगर इसके जगह पर ले जाता मुद्रा की मात्रा में नियंत्रण, तो अभी होता। आगे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? अब देखिए, अब आपको पहले पता होना चाहिए मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। तो एक मौद्रिक उपाय है और दूसरा राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय में हम लोगों ने क्या क्या देखा? मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण कर सकते हैं तथा साख नियंत्रण। साख नियंत्रण करने का मतलब केंद्रीय बैंक के साख का संकुचन करना, यानी मात्रात्मक करना। जैसे बैंक दर के जो इंटरेस्ट रेट है, बैंक दरों में वृद्धि करना, क्योंकि ऑटोमेटिक इस समय कम हो जाता है रेट, उसमें वृद्धि करना। फिर न्यूनतम नकद कोष में वृद्धि करना, उसके बाद खुली बाजार की क्रियाएं करना। तो ये सभी है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वस्तुओं की राशनिंग। वस्तुओं की राशनिंग भी करना क्या है? यह नियंत्रण का कार्य है। वस्तुओं की राशनिंग में क्या होता है कि राशन व्यवस्था से, राशनिंग को ही हुआ, राशन व्यवस्था से सब उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, उन्हें अधिक कीमत नहीं चुकाना पड़ता। तो वस्तुओं को राशनिंग करके भी नियंत्रण किया जा सकता है। ब्याज दर में कमी, देखिए कमी तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन में कम ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? साख माध्यम, यानी जो बैंकों के साख हैं उसमें नियंत्रण कर, बैंक दर में वृद्धि का। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है, यही नहीं होगा। बाकी मांग का पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। कैसे मांग पर नियंत्रण कर सकते हैं? मान लेते हैं कि वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार को उचित व्यापारिक नीति अपनानी चाहिए। मान लेते हैं जिसकी वस्तुएं की मांग अधिक है उसको आयात में वृद्धि कर देना चाहिए, निर्यात में कमी करना चाहिए। इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति पर भी नियंत्रण करना चाहिए। मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? तो
वही जो मुद्रा जो जैसे मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय क्या है, कीमत नियंत्रण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 के बाद 27 में आते हैं हम लोग। 27 में कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं अब आपको समझ में आया होगा कि मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में कौन कौन से सहायक है। एक मौद्रिक और राजकोषीय। मौद्रिक में हम लोगों ने क्या देखा, जो मुद्रा का नियंत्रण है, उसके बाद साख पर नियंत्रण है, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के नियंत्रण मतलब। फिर राजकोषीय में हम लोगों ने देखी सार्वजनिक व्यय को कमी कर, करों में वृद्धि कर, जैसे प्रत्यक्ष कर में वृद्धि कर, फिर राशनिंग कर। फिर करा मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है। अब बताइए मुद्रास्फीति जो ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है। अब चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। देखिए मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग होलसेलर प्राइस WPI होलसेलर प्राइस इंडेक्स जानते हैं, इसी होलसेलर प्राइस इंडेक्स के आधार पर क्या किया जाता है, मुद्रास्फीति ज्ञात किया जाता है। और आपके माइंड में उठ रहा होगा तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, इसका होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। इसके आधार पर भी मुद्रास्फीति का गणना किया जाता है। लेकिन यह मुख्यतः जो CPI है यह सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचकांक निकालने में इसका मदद किया जाता है। किसका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। इसी उपभोक्ता, देखिए अंतर क्या है दोनों में। जो थोक मूल्य सूचकांक था इसमें मुख्यतः कितना रखा गया था सब्जेक्ट को, सब लगभग 776 सब्जेक्ट को रखा गया था। इसमें सेवा कर को नहीं लाया गया था। जो सेवा कर में जो आते थे उसको शामिल नहीं किया गया था। किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो मुद्रास्फीति का जो मापन होता है मुख्यतः वह दो प्रकार से होता है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 4 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं CPI IWID मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, फिर CPI RL होते हैं, रूरल लेबर होते हैं, CPI AL होते हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर लेबर होते हैं। तो इस प्रकार से वो 4 होते हैं। तो जो उपभोक्ता मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक होता है, और वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यही 2 के आधार पर तो ज्ञात ही किया जाता है मुद्रास्फीति। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें चार तरह से निकालते हैं। कौन कौन, जिसमें अगर औद्योगिक कामगारों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालना हो तब, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालना हो तो, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता, तो उसमें किसका उपयोग किया जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। इसमें सेवा कर को रखा गया है। इसमें लगभग 600 सेवा कर में लगभग कितना को शामिल किया गया, लगभग बोला जाए तो 260 वस्तुएं सेवा कर का लाया गया। तो अंतर यही है इसमें। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस सूचकांक में से सेवाएं को शामिल किया गया है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन दिया जाता है इसी के आधार पर वहाँ पर वो जो होता है ना, मतलब DI जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उसकी तुलना इसी के आधार पर किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार, हाँ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, तो 27 का आंसर C हो जाएगा। 28 में देखते हैं भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, यह सही है। शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो शहरी गैर कामगारों के लिए नहीं होगा, सिर्फ रहता किसके लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए तब होता, शहरी के लिए नहीं। उसके बाद कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो कृषि श्रमिकों के लिए क्या था, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AL यानी एग्रीकल्चर लेबर के लिए, इसी के द्वारा निकाला था। किसके द्वारा निकाला था, अगर पूछ देता कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा निकाला जाता, वही उसी का एक भाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष अवश्य मानी जाती है जब क्या होता है, शून्य दर। देखिए अब मुद्रास्फीति का शून्य दर उस वर्ष में अवश्य माना जाता है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य हो। जब शून्य रहेगा तो शून्य माना जाएगा, यही मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। करा एक अस्थायी रूप से, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण है मुख्यतः कुछ माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने देखा था मौद्रिक माध्यम, जिसमें मौद्रिक मुद्रा का नियंत्रण कर सकते हैं। साख का नियंत्रण, साख में जिसमें बैंक का साख था, बैंक दर में वृद्धि कर सकते थे। उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, बैंक के बाद जो खुली शाखा था, खुली बाजार नीति के माध्यम से भी हम लोग कर सकते थे।
उसके बाद हम लोगों ने देखा था दूसरा था राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में सार्वजनिक व्यय को कम कर, करों में वृद्धि कर तथा राशनिंग की व्यवस्था कर, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था उसके नियंत्रण में। तो सबसे करा है कि अस्थायी नियंत्रण, तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण का, जो मुद्रा आपूर्ति का वृद्धि है उस पर नियंत्रण अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, वही तो वृद्धि हो जाता है ना संख्या में, तो उसका मूल्य घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है। तो देखिए अब मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप, पहले हम लोग समझेंगे कि मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, फिर ये तरल माप समझ में आएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा आपूर्ति किसी देश में निश्चित समय पर सभी प्रकार के मुद्राओं के कुल योग को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। और दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं सरकार या बैंकों के द्वारा मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति ज्ञात करने के लिए जो माध्यम होता है उसको मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। उसमें पता लगाया जाता है कि क्या हो, देश के लोगों के पास कितना मुद्रा है, तो उसी को अब हम लोग सर्वाधिक तरल माप। तो देखिए क्या हुआ था, मुद्रा आपूर्ति का जो वास्तविक आपूर्ति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मार्क चैंडलर के द्वारा तुलन पत्र के द्वारा उसका दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया था। तो क्या हो गया था, मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मार्क चैंडलर के द्वारा प्रतिपादन तुलन पत्र के द्वारा उसी के तुलन पत्र के दृष्टिकोण से किया जाता था। उसके बाद क्या होता है कि बात है कुछ दिनों के बाद जब मुद्रा आपूर्ति के संबंध में जब प्रारंभ होता है, तब क्या होता है कि रिजर्व बैंक के द्वारा पहली बार मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा के लिए क्या किया जाता है, 1961 ईस्वी में एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाता है जो अपना रिपोर्ट 1964 में सौंपता है। फिर आरबीआई के द्वारा एक तो 1961 में, फिर 1977 ईस्वी में क्या किया जाता है, एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाता है। और यह जो कार्यकारी समूह है यह क्या देता है, जो अपना रिपोर्ट देता है उसमें इन्होंने तरलता का अंश डिग्री ऑफ लिक्विडिटी का आधार प्रस्तुत करता है और इस आधार को आरबीआई स्वीकार कर लेता है। यही होता है जो हम लोग तरलता का जो अंश देता है, कौन, द्वितीय कार्यकारी समूह की रिजर्व बैंक के द्वारा। कौन देता है, ये क्यों देता है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति की जो अवधारणा के लिए जो कार्यकारी समूह गठन किया गया था वह इसको मान्य होता है, जिसमें क्या देता है, मुद्रा आपूर्ति में 4 माप देता है। कौन कौन, M1, M2, M3, M4। तो वही कर रहा है। M1 क्या होता है, M1 में मुख्यतः सबसे ज़्यादा तरलता लिक्विडिटी होता है। देखिए तरलता क्या होता है, यानी आप अपने पूंजी को कितना सरलतम रूप से, कितना जल्दी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को तरलता कहते हैं। बस इतना जान लीजिए, अगर आप तरलता समझ गए तो बिल्कुल सब समझ में आएगा। M1, M2, M4। तो हमने क्या बोला कि आप अपने पूंजी को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड तरलता। अब M1 है। अब M1 में क्या होता है, M1 में जो 4 माप दिया इन्होंने कार्यकारी समूह, M1 में क्या क्या था, M1 में था लोगों के पास मुद्रा व सिक्के जितना थे। दूसरा था लोगों के पास जितना मुद्रा सिक्का वो हो गया M1 में, प्लस बैंकों के पास जो नगद जमा है वह हो गया, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तो M1 में कौन कौन हो गया, लोगों के पास जो मुद्रा है, प्लस बैंक के पास जो नगद जमा है, प्लस कुछ जो आरबीआई का, तो M1 होगा। M2 में क्या हो गया, M2 में हो गया M1 प्लस डाक घरों में मांग जमा। मांग जमा एक प्रकार का अकाउंट होता है जो डाक घर में कस्टमर के लिए खोला जाता है, जिसमें आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो डाक घरों में मांग जमा। M3 में होता है कि M1 प्लस, M3 में क्या होगा, M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, यानी बैंकों के पास जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और टर्म डिपॉजिट, ये M3 में होता है। यानी M1 प्लस बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होता है। M4 में क्या होता है, M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा। कुल जमा मतलब कौन कौन हो गया, वही जो कुछ फिक्स डिपॉजिट किए हों बैंक डाकघर में या कोई टर्म डिपॉजिट हो गया। अब बताइए कि इन चारों के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि जो कार्यकारी समूह आरबीआई के द्वारा 1970 में गठित किया गया था, जिन्होंने डिग्री ऑफ लिक्विडिटी तरलता का अंश का आधार दिया, जिसको मापा गया, वो 4 प्रस्तुत किया, M1, M3, M3, 4। अब बताइए M1, M2, M3, 4 में कौन है सबसे ज़्यादा तरलता, M1 है। तो जो प्रश्न पूछ रहा है सर्वाधिक तरल कौन होगा, तो M1 होगा। क्यों होगा तरल, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा आप किसको उपयोग कर सकते हैं, सबसे पहले जो आपके पास नगद है, तो नगद तो M1 में था, जो आपके पास नगद जमा बैंक में है आप निकाल सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में होगा। M2 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप M1 के साथ साथ डाकघरों में मांग जमा है, तो स्वाभाविक सी बात है इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। 32 में है
कि मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल तो हो गया। किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा गया? तो देखिए संगठक में विस्तृत मुद्रा जिसको हम लोग ब्रॉड करेंसी यानी व्यापक मुद्रा ब्रॉड करेंसी EM3 को कहा गया है। देखिए इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो मौद्रिक नीति के क्रियाशीलन के लिए सबसे व्यापक और व्यवहारिक अवधारणा कौन है? EM3 है। तो क्यों EM3 में क्या था? EM1 था प्लस जो बैंकों के पास जो टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है वह था, इसलिए इसको विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। सबसे तरल EM2। तो देखिए तरलता के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा तरल कौन होगा? EM1 होगा। उसके बाद कौन होगा? EM2 होगा। उसके बाद तरलता उससे कम कौन होगा? EM3 होगा। और सबसे कम तरल EM4 होगा। यही है तरलता का बढ़ते क्रम घटते क्रम। सबसे ज़्यादा तरलता EM1 में। 33 में देखिए मुद्रा आपूर्ति की माप EM3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति की माप EM3 में किसे सम्मिलित? हमने बताया कि EM1 में क्या होता है? लोगों के पास नगद जमा प्लस क्या होता है? बैंकों के पास नगद जमा और क्या होता है? शेष RBI के पास, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा वो होता है। M2 ये तो M1 में हो गया जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और तरल भी होता है। M2 में हम लोगों ने क्या देखा? M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा एक प्रकार का अकाउंट होता है जो कस्टमर के लिए खोला जाता है जिसमें वो पैसा वहाँ पर जाकर जमा कर सके और जब मांगेगा तो स्थिति और समय के अनुसार उसको टाइम लेकर दे दिया जाएगा। ये होता है मांग जमा अकाउंट। M2 में M3 में हम लोगों ने क्या देखा था? M1 प्लस जो बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या हुआ वो था। तो EM3 में सम्मिलित क्या क्या नहीं है? जनता के पास नगद मुद्रा ये तो है ही है क्योंकि M1 भी इसमें इंक्लूड है ना। डाकघरों में मांग जमा, तो डाकघर में EM3 की बात हुई है? नहीं हुई है। डाकघर की बात किस में हुई है? EM2 में हुई है और EM4 में हुई है। EM2 में डाकघर में मांग जमा और EM4 में डाकघरों में कुल जमा की बात हुई है। तो ये नहीं हो जाएगा। और बाकी बैंकों में जमा, बैंकों में सावधिक जमा यही है। सावधिक जमा का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? हमने बताया कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि इसका पर्याप्त आंसर क्या होना चाहिए? तो मुद्रापूर्ति में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था ना कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि अर्थव्यवस्था को वहाँ मेंटेन करने के लिए वहाँ की सरकार के द्वारा क्या गया था? मुद्रा को छाप दिया गया था। और छापने के कारण, अत्यधिक छापने के कारण वहाँ पर क्या हो गया? मुद्रास्फीति आ गया, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई और अमेरिकी डॉलर को लेना पड़ा। तो मुद्रापूर्ति में, मुद्रापूर्ति है ऐसा नहीं, अस्फूर्ति पढ़ लीजिएगा। मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है। यह इसका पर्याप्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? तो करा किस घटक? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। अब चीज़ों को समझना होगा थोड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का अवमूल्यन, भारत का रुपये का अवमूल्यन। देखिए अवमूल्यन क्यों किया जाता है, आपको यह ध्यान देना होगा। अवमूल्यन विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना अवमूल्यन कहलाता है और यह खासकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो हमारे देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। कौन कौन? 1949 में, 1966 में और 1991 में किया गया। आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं जैसे मुद्रा का मूल्य हम कम करेंगे तो क्या होगा? निर्यात अधिक होगा। जब निर्यात हम करेंगे तो ऑटोमेटिक है जो विदेशी मुद्रा का है उसमें तो आने को, विदेशी मुद्रा का तो एक आगमन होगा ही होगा। फिर है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? उसका हम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष में FDI हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसमें क्या आ सकती है? आकर डायरेक्ट वो कर सकते। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय। देखिए रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय क्या है? जो मुद्रा का अवमूल्यन और रुपये का पूर्ण परिवर्तन आप क्या कर सकते हैं? कोई भी सरकार अपने अनुसार नहीं कर सकती है। वह क्या जो IMF के निर्देशानुसार है उसी के अनुसार वो क्या कर सकती है? वह उसमें परिवर्तनीय कर सकती है। तो ध्यान में रखेंगे कि मुद्रा का अवमूल्यन और रुपये के परिवर्तन का पूर्ण परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश के अनुसार से है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सभी हो जाएगा। सभी के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इसमें मुद्रा भंडार कर सकते हैं। रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय, देखिए एक प्रश्न ये भी पूछता है कि रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय कब लागू किया गया? वह 1994 ईस्वी से रुपये का चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय लागू होगा। जब पूर्ण परिवर्तनीय हो गया तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? यानी कि जो पहले क्या होता था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात की जाए तो उसमें क्या था कि
आप क्या करते हो, अगर विदेशों में आप संपत्ति लेना चाहते हो, विदेशों से व्यापार करना चाहते हो, तो आप क्या हो सकता था, उस मुद्रा मूल्य को लेने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन 1994 के बाद से क्या कर दिया गया, भारत में रुपया चालू खाते के लेन देन को पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। समझे? तो ये होता है परिवर्तनीय। अब परिवर्तनीय का मतलब क्या हो गया, परिवर्तनीय का मतलब वही हो गया कि पहले जो चालू खाता के मतलब जो होता था उसकी सीमा पर आवाजाही पर किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं, यानी जो उसके आवाजाही पर जो व्यापार से रिलेटेड होगा कोई प्रतिबंध नहीं होगा, पहले प्रतिबंध था तो यही होगा, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार के जो कौन कौन से माध्यम से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के, तो वह मुख्यतः 3 अवधारणा है। कौन कौन 3 अवधारणा है उसे हम लोग देखेंगे। पहला कर आरबीआई में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, तो यह भी सही बात है, आरबीआई में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। उसके बाद क्या है, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, यह भी सही है। रुपये का पुनः परिवर्तनीय, ये तीनों माध्यम से हम कर सकते हैं। कह रहा है कि किसी भी देश के विदेशी भंडार के मुख्यतः 4 तत्व को रखा गया। कौन कौन रखा गया, पहला रखा गया वही विदेशी परिसंपत्तियाँ। परिसंपत्तियाँ मतलब क्या हो गया, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सभी होता है, तो वही आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई का स्वर्ण भंडार, उस स्वर्ण भंडार को भी रखा गया। अब आपके माइंड में उठा होगा स्वर्ण भंडार क्या होता है, तो जो क्या होता था, जो अभी हाल ही में बात की जाए, जो जो जून माह में प्रारंभ आंकड़ों के अनुसार स्वर्ण भंडार में गिरावट आई है, तो स्वर्ण भंडार के माध्यम से भी क्या हो सकता है, स्वदेशी विदेशी मुद्रा भंडार का घटक माना जाता था। रुपये में पूर्ण परिवर्तनीय, अब रुपये में पूर्ण परिवर्तनीय हम लोगों ने देखा कि रुपये में पूर्ण परिवर्तनीय के बाद क्या हो गया, आप बिना कोई प्रतिबंध के क्या कर सकते हैं, विदेशों में अपनी संपत्ति को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यानी वह ऑटोमेटिक उस देश का जो रहेगा वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये में हो जाएगा, यानी जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है और उसका विलोम जो विदेशी मुद्रा हो जाएगा उस देश की मुद्रा में परिवर्तन हो जाएगा, उसी को कहते हैं रुपये का परिवर्तनीय। और हमारे देश में कब लागू हुआ पूर्ण परिवर्तनीय, यह 1994 ईस्वी में लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 में, भारतीय मुद्रा रुपया का आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, तो भारतीय मुद्रा का रुपया का आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसडीआर नहीं होगा, एसडीआर क्या है, एसडीआर तो एक मानक है जिसमें कुछ देशों का मुद्राओं को शामिल किया गया। 38 में क्या, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, देखिए सर्वप्रथम पत्र मुद्रा की बात की जाए तो वह 1806 ईस्वी में हुआ था। देखिए क्या होता है, 1806 से पहले भी आता है, लेकिन भारत की बात की जाती है तो वह 1806 हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी जो अंशधारी थे उसके द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंसी में बैंकों की स्थापना की गई, वही 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल में, तो उसी में से क्या हो गया, सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया था। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, बताइए भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का खर्च किस पर होता है, खदान तो भारत में हो ही जाता है, लौह इस्पात भारत में ही हो जाता है, कुछ मंगाना पड़ता है, तकनीकी ज्ञान भारत में कुछ ऐसे ऐसे हैं तकनीक जो विदेशों में मांग की जाती है, तो पेट्रोलियम जो है इसमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है, पेट्रोलियम के आयात पर, मंगाने पर। 40 में देखिए, काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा क्या है, देखिए ऑप्शन ए में करा गैर कानूनी आय काली मुद्रा, चलिए यह भी एक आंशिक तो अर्थ है ही है, लेकिन काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा पूछ रहा है, आंशिक अर्थ जरूर दे रहा है कि काली मुद्रा वही हुआ जो गैर कानूनी रूप से कमाया गया, यह बिना बताई गई छिपाई गई है, एक तरह के ये भी कह सकते हैं कि बिना बताए छिपाई गई आ गए। तो आपके माइंड में उठाओ, क्या हम और आप जो पैसे को छिपा लेते हैं क्या वह भी होगा, तो देखिए वह पैसा नहीं होगा, क्योंकि वह जो है वह जो पैसा आया हुआ है, तो आप तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब देश के साथ किए हैं, वह अपने गार्जियन से लेकर किए होंगे, तो वह इसका अर्थ नहीं दे रहा है। तो बिना बताई गई और छिपाई गई आय, हाँ यह इसका आंशिक अर्थ जरूर है। एक ऐसी आय जिसका औचित्य नहीं है, हाँ ये भी सही बात है, काली मुद्रा वही होता है ब्लैक मनी जो आपको लेना नहीं चाहिए, वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ, यही होता है ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सबसे मान्य परिभाषा। आंशिक अर्थ तीनों दे रहा है, लेकिन सबसे मान्य है वह आय जिस पर कर का वंचन नहीं हुआ, यानी जो पैसा आप क्या करे हो, छिपा लिए हो, सरकार को कर नहीं दिए हो, विदेशों में जमा कर दिए हो, तो वही होता काली मुद्रा।
इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या? हमने अभी बताया था, अवमूल्यन का मतलब हो गया विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। तो बात आप देख लीजिए, 41 का क्या होगा? मुद्रा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर यही पर्याप्त, एक ही तो पढ़े तो पर्याप्त लग गया ना। ये क्यों किया जाता है अवमूल्यन? तो खासकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हाँ, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया गया कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार में इसका आया, तो हाँ, विदेशी मुद्रा के भंडार में भी इसका आंशिक योगदान है। 42 में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 में करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइए? अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप अवमूल्यन करते हैं तो विदेशी बाजार में निर्यात करना सस्ता हो जाता है। क्यों सस्ता हो जाता है? क्योंकि उसकी जो क्या होती है, जो स्वदेशी मुद्रा होती है वह विदेशों की तुलना में उसका क्या होता है, मुद्रा का मूल्य कम जाता है, तो विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। उसके बाद क्या है 42 में? 42 में है कि अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। अवमूल्यन से क्या हो जाएगा? घरेलू बाजार में वह महंगा हो जाएगा। कैसे महंगा हो जाएगा? क्योंकि इसमें अवमूल्यन में क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा की तुलना में उसका जो मान्य है कम हो जाएगा। तो मान्य तो कम हो जाएगा, तो जैसे ही मान्य उसका मूल्य कम होगा तो एक तरह से क्या हो जाएगा, एक मुद्रास्फीति का भी वहाँ पर आंशिक रूप लेने लगेगा ना। तो आंशिक रूप जैसे ही घरेलू मिलेगा तो वह महंगाई को बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आशा करते हैं आप समझ में गए हुए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब कह रहा होगा कि निर्यात में कैसे हुआ, क्योंकि विदेश के लोग, ऑप्शन नंबर 1 को फिर से एक बार गाइड करते हैं कि विदेशी लोग जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ का मूल्य कम हो गया है तो वह क्या करना चाहेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम दाम पर वस्तुओं को ले लें। तो स्वाभाविक सी बात है, तो निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और विदेशी मुद्रा का आवागमन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन अभी हम लोग बताए ना कि जिसमें विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना, वही होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सामान्य है? करा भुगतान संतुलन होने के विपरीत की दिशा में कौन सा कदम स्थिति को सुधारने में मान्य है? तो वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन में क्या होता है, वही भुगतान संतुलन का जब विपरीत हो जाएगा तो अवमूल्यन में हो जाएगा जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना। 45 में क्या, अब एक भारतीय रुपये के कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? अब तक भारतीय रुपये को कितना बार किया जा चुका है? 3 बार। कब कब? 1949 में, 1966 में, 1951 में। कभी कभी प्रश्न आपसे यह भी पूछ दिया जाएगा कि 1951 में कितनी बार किया गया? तो 2 बार किया गया था। पहले 9% कमी किया गया, फिर 11% किया गया। आइए उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। 46 में कह रहा भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? तो भारतीय रुपये का किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? सबसे पहले वह किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। तो 46 का एक आंसर क्या हो जाएगा, सबसे प्रथम 1949 में। द्वितीय, उसके बाद भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 ईस्वी में सीवी चंद्रशेखर के शासनकाल में किया जाता है। 2 बार किया जाता है। एक बार शायद 3 जुलाई को किया जाता है कि 1 जुलाई था, शायद 1 जुलाई को। 1 जुलाई को पहले 9% किया जाता है, फिर 3 जुलाई को 11% कमी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 48, किस वर्ष भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया? वही 1991 ईस्वी में सीवी चंद्रशेखर के शासनकाल में। 66 में इंदिरा गांधी की सरकार होती है। 2 बार अवमूल्यन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, 1991 में भारतीय रुपये को 2 चरणों का अवमूल्यन किया गया। बिल्कुल है, 1991 में 2 चरण में किया गया, एक 1 जुलाई को और अगला 3 जुलाई को। पहले 9% फिर 11%। तो कह रहा है कि 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। बिल्कुल सही बात है कि 2 चरणों में किया गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन कितना हुआ? तो प्रथम चरण में 9% आया। तो पहले था, दोनों चरण में मिलाने के बाद पहले था 4 रुपया 25 पैसा, फिर लगता है जब अवमूल्यन हो जाता है तो 7 रुपया 50 पैसा हो जाता है। मतलब मूल्य तो घट जाता है, मौद्रिक मूल्य भारतीय रुपये का। तो जब भारतीय मूल्य का घटेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो विदेशी मुद्रा उसका तो बढ़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, तो पहले 4 था, तो प्रथम चरण 9% हुआ था। तो शायद 9% जो था वह 20% के बराबर था। आप एक बार कैलकुलेशन भी इसको कर सकते हैं। अगर वही दोनों पूछता तो लगभग कितना हो जाता, 4 दूना 8, वही 45% से ऊपर आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में देखिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय माना गया है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया पूर्ण परिवर्तनीय, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे। अब हम लोग समझेंगे कि पूर्ण परिवर्तनीय होता क्या है।
थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया में स्वर्ण मान होता था वही मानक होते थे। जो हम लोग देखे थे ना कि विदेशी मुद्रा का भंडार में स्वर्ण भंडार, वही मानक होता था पूरे दुनिया में, जिसके तहत मुद्राओं का मूल्य सोने के रूप में एक अस्थिर दर पर निश्चित किया जाता था। जितना भी होता था मुद्रा ना, सोने के मूल्य पर उसको स्थिर किया जाता था। लेकिन 1971 में जैसे ही ब्रिटेन वुड्स की विफलता हुआ, उसके बाद प्रणाली को बदल दिया गया। मुद्रा की परिवर्तनीय से तात्पर्य क्या है? एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती हो। यानी एक देश की मुद्रा क्या हो? विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है और वह विदेशी मुद्रा फिर से वह अपने देश में परिवर्तन हो जाती है। यही होता है परिवर्तनीय। तो 1994 के बाद क्या हुआ था कि भारतीय रुपया जो चालू खाते में लेन देन में पूरी तरह परिवर्तनीय हो गया था। तो वही 1993-94 इसका परिवार क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आएगा कि मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीय का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती हो और उसको क्या कहिए? विलोम भी कहिए। यानी फिर वही विदेशी मुद्रा वो अपने देश में परिवर्तन हो जाता हो जब वहाँ आप भेजते हो। मान लेते हैं अमेरिका के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे ही अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो अमेरिका जो आपको पैसा पे करेगा, जैसे ही वो आपके अकाउंट में आएगा तो भारतीय रुपये में अपने ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? चालू खाता पर, बचत खाता पे नहीं। बचत खाता पे आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना होगा। उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। और वही अमेरिका को आप पे करेंगे कोई सर्विसेज के लिए तो ऑटोमेटिक भारतीय रुपये कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में। यही होता पूर्ण परिवर्तनीय, जो पहली बार पूर्ण रूप से 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। 93-94 सही जवाब होगा। 51 में देखिए, रुपये को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो रुपये को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय, तो आशा करते हैं पूर्ण परिवर्तनीय मतलब समझ हो गया, जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है और उसके विलोम से भी वह भी परिवर्तित हो जाती है। तो कब हुआ था? तो यह हुआ था 19 अगस्त 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में रुपये के पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन में। पूर्ण परिवर्तनीयता लागू किस पर है? देखिए ऑप्शन आ गया, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर। तो पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है वह चालू खाता पर। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि आप चालू खाता क्यों बोल रहे हैं? तो चालू खाता परिवर्तनीय का अर्थ हो गया कि क्या हो गया कि मुद्रा की सीमा पर जो आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। चालू खाता वही हो गया कि जो मुद्रा का आवाजाही है उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। चालू खाता विनिमयता, लक्ष्यों, सेवाओं और आय के साधनों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। यही है चालू खाता। और उसी के विपरीत पूंजी खाता, यदि आप क्या करते हो? पूंजी खाता परिवर्तनीय का तात्पर्य है कि अगर आप विदेश में कोई संपत्ति खरीदना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो उसे आपको अपनी सरकार से रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता हो। अगर सरकार विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर देता है तो आप संपत्ति करिए, कुछ बिजनेस मतलब जो भी करिए, पैसा से कुछ खरीद कर लाइए, जो भी है। अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो यही है चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर। तो क्या हो जाएगा? चालू खाता पर पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, लेकिन पूंजी खाता पर नहीं। पूंजी खाता पर रहेगा तब को सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप विदेशों से परिसंपत्तियाँ या आय व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? देखिए, गिल्ड एज बाजार का मतलब होता क्या है? यह मुख्यतः परिसंपत्तियां से संबंधित है। परिसंपत्तियां नहीं, परिभूतियां, जो इसको हम सिक्योरिटी कहते हैं, जो सरकार के द्वारा होता है। इसमें कम जोखिम वाली जितनी भी प्रतिभूतियां होता है उनको इसमें शामिल किया गया है। यानी इसके अंतर्गत जो होते हैं गिल्ड एंड बाजार के अंतर्गत जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होते हैं, जैसे डिवेंचर हो गया जो सरकार के द्वारा लाया जाता है, जो क्या होता है सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है, यह कम जोखिम वाला होता है। इसका जो अर्थ ही होता है इसका अर्थ मतलब कहिए क्या होता है? सर्वोत्तम और उत्कृष्ट इसका गिल्ट एंड बाजार। तो वही होता है सरकारी प्रतिभूतियाँ जो कम जोखिम वाले होते हैं। नेक्स्ट 54 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ध्यान में रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बैंक भी रिजर्व बैंक वही इंडिया है। उसके बाद भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर है बैंकों की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस कौन देता है? यह भी आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 58 में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय यह मुंबई में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं हड़बड़ में दिल्ली मार दीजिएगा। 59 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना कार्य है, मुद्रा योजना बनाना कार्य है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना कार्य है, निर्याता करयाताओं को ऋण देना यह नहीं है, साख बैंकों का काम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने
मुद्रा तथा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ जो प्रश्न थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्नों का हल देखा। बाकी जो शेष बच गए उसका हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।